विज्ञान के सेशन में आप लोगों का स्वागत है। गुरुत्वाकर्षण ये हमारा टॉपिक चल रहा है और आज हम लोग गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम के महत्व के बारे में बात कर रहे हैं। ये इसका क्या महत्व है, चलिए अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। बच्चों, ये गुरुत्वाकर्षण का जो सार्वत्रिक नियम अब हम लोगों ने इससे पहले वाले सेशन में पढ़ा था, उस नियम का महत्व अगर देखें तो ये जो सार्वत्रिक नियम है, ये काफी जो हमारी परिघटनाएं हो रही हैं, जो हमारे गैलेक्सी में जो मूवमेंट्स हो रहे हैं या जो कुछ हम लोग अपनी डेली लाइफ में ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसको वो क्यों हो रहे हैं, उसका कारण क्या है, वो इस नियम की हेल्प से हम समझ सकते हैं। तो इससे हमें ये पता चलता है कि ये जो गुरुत्वाकर्षण बल है, ये हमें पृथ्वी से बांधे रखने वाला बल है, जो आज हम धरती पर एक टिके हुए हैं। आप जानते हैं गैलेक्सी में जब जाते हैं, हम देखते हैं स्पेस में लोग जाते हैं, वो एक जगह बैठ नहीं पाते हैं अपने स्पेस क्राफ्ट में, फ्री वो उड़ते ही रहते हैं। आज जो हम लोग एक हवा में नहीं उड़ रहे हैं, हम एक जगह स्थिर हैं, हम धरती पे पैर रखकर चल सकते हैं, ये गुरुत्वाकर्षण के कारण है। तो हमें ये पृथ्वी से बांधे रखने वाला बल है गुरुत्वाकर्षण बल। ये पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति, तो ये जो पृथ्वी के चारों ओर जो चंद्रमा की गति हो रही है, उसका भी हम अब समझ पा रहे हैं कि चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर क्यों घूम रहा है। और ये इसी गुरुत्वाकर्षण के बल के कारण हम ये भी समझ सकते हैं कि जो ग्रह सूर्य के चारों ओर घूम रहे हैं, उसका भी क्या रीजन है। और चंद्रमा तथा सूर्य के कारण जो ज्वार-भाटा आता है, जो हमारे समुद्र में जब हम देखते हैं, जब हमारा फुल मून होता है, तो ज्वार-भाटे की बहुत एक संभावना होती है। तो वो भी एक थ्योरी है। और ये ये सब कैसे होता है, ये आप और सीनियर क्लासेस में पढ़ेंगे, लेकिन वही एक ग्रेविटेशनल पुल होता है जिससे एक ज्वार-भाटा आता है। तो ये सब चीजों को हम ग्रेविटेशन की जो हमें थ्योरी दी गई है न्यूटन के द्वारा, उसकी हेल्प से हम समझ सकते हैं। फिर हम लोग आज जो बात करते हैं वो एक मुक्त पतन की बात करते हैं, मींस फ्री फॉल। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, फ्री फॉल का अर्थ क्या हुआ कि अगर आप कोई चीज ऊपर उछालेंगे, वो क्या होगा, वो हमने जितना उसको एक बल दिया है उतनी ऊंचाई पर वो जाएगा, लेकिन उसके बाद वो क्यों धरती पर वापस आएगा। तो और हम ये अब समझ गए हैं गुरुत्वाकर्षण बल के जो हमें न्यूटन ने थ्योरी दी है कि पृथ्वी हर वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है, और ये जो पृथ्वी का हर वस्तु को अपनी ओर खींचना है, इसी को हम गुरुत्वीय बल बोलते हैं। यही गुरुत्वीय बल कहलाता है। तो इसका तो कोई भी वस्तु अगर वो नीचे गिर रही है, वो इसी बल के कारण वो नीचे गिरती है। तो अब जो प्रश्न आता है वो ये है, क्या गिरती हुई वस्तुओं के वेग में कोई परिवर्तन होता है। जो हमने एक ऊंची चीज एक थ्रो करी है, तो अभी तो हम एक अपनी ही एक छत का वो एक ले सकते हैं, लेकिन और अगर हम बाहर जाके कोई एक चीज अपनी और ऊंचाई पे थ्रो करें, तो जब वो नीचे धरती की तरफ आती है, तो उसके वेग में कोई एक परिवर्तन होता है, या जितने वेग से वो चली है उतने ही वेग से वो नीचे आएगी। तो इसको समझने के लिए हम लोग एक चीज और समझते हैं कि गिरते हुए समय वस्तुओं की गति की दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन पृथ्वी के आकर्षण के कारण वेग के परिमाण में परिवर्तन होता है। तो जैसे जैसे वो धरती के निकट आता है, उसके वेग में एक इंक्रीज होता है, क्योंकि हमने इससे पहले यह समझा है कि जो गुरुत्वाकर्षण बल है, वो जैसे जैसे पृथ्वी से हम दूर होते चले जाते हैं, वो कम होता चला जाता है ना। और ये हमने जो पहले रिलेशन देखा था, तो हमने उसका जो डिस्टेंस के जो बल है, वो डिस्टेंस के आपके क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, वो समानुक्रमानुपाती नहीं है, वो अनुक्रमानुपाती है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होगा, फोर्स कम होता चला जाएगा। तो लेकिन
उसकी दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होता है, दिशा उसकी वही रहती है। ये नहीं कि हमने ऊपर कुछ फेंका वो फिर उधर कहीं जाके गिर रहा है, हमने यहाँ फेंका और वो डायरेक्ट वो नीचे आके गिरता है। तो यहाँ पे दिशा में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, लेकिन हम देखते हैं कि जो उसके वेग के परिमाण में परिवर्तन होता है। तो ये आप मार्क कर लीजिए, गिरते समय वस्तुओं की दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन पृथ्वी के आकर्षण के कारण वेग के परिमाण में परिवर्तन होता है। और वेग में हम स्पीड से पढ़ते आ रहे हैं कि जब वेग में कोई परिवर्तन त्वरण को उत्पन्न करता है, जब वेग का परिवर्तन है इसका मतलब उसमें एक्सीलरेशन को वो उत्पन्न करता है। तो जब भी कोई वस्तु पृथ्वी की ओर गिरती है, त्वरण कार्य करता है, उसमें एक एक्सीलरेशन का एक रोल आ जाता है, और जो त्वरण है वो पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण है। अब वो जो त्वरण का क्यों क्रिएट हो रहा है त्वरण, वो क्योंकि बल में अब डिफरेंस आ रहा है। पहले जितना काफी दूरी पर था तो बल कम था, लेकिन जैसे जैसे वो उसके पास आ रहा है बल में इंक्रीज हो रहा है, बल में जब वो एक डिफरेंस आ रहा है तो आपका त्वरण भी क्रिएट हो रहा है। तो इसलिए इस त्वरण को पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण त्वरण या गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। तो ये और ये जो गुरुत्वीय त्वरण है इसे हम जी से निर्देशित करते हैं, और इसका मात्रक होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ पे अब आपको और त्वरण कब क्रिएट होता है, जब हमारे जो एक वेग है जब उसमें डिफरेंस आता है या डायरेक्शन में डिफरेंस आता है तो त्वरण क्रिएट होता है। तो जब पृथ्वी की ओर जितना पृथ्वी के निकट कोई आपका पिंड कोई वस्तु आती है तो पृथ्वी का बल इंक्रीज हो रहा है, पृथ्वी का बल इंक्रीज हो रहा है तो त्वरण क्रिएट हो रहा है, और वो त्वरण को हम जी से दिखाते हैं जिसका मतलब ms मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो गति का जो दूसरा नियम से हमें ये ज्ञात है कि बल द्रव्यमान तथा त्वरण का गुणनफल है, F इजिकल टू एम ए। याद है आपको, बल द्रव्यमान और त्वरण हमने पढ़ा है, F इजिकल टू एम ए। तो हम जो गति का जो दूसरा नियम है वो उससे हमें क्या मालूम है, जो बल है वो त्वरण और द्रव्यमान का गुणनफल होता है। तो अगर कोई हमारा m द्रव्यमान का कोई पत्थर मुक्त रूप से गिरती वस्तुओं में अगर कोई अगर कोई m द्रव्यमान का कोई पत्थर है, ठीक है, हम ये जानते हैं कि मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तुओं में गुरुत्वीय बल के कारण त्वरण उत्पन्न होता है। तो और इसे हम जी से निर्देशित करते हैं। तो अब हम ये देखते हैं कि अगर m द्रव्यमान का कोई पत्थर गिर रहा है, और हमने अभी ये जान लिया है कि जो त्वरण का जो अब रिलेशन देखा है वो हमने ये देखा है वो जी से हम निर्देशित कर सकते हैं। तो अब हमारा रिलेशन बन जाएगा, गुरुत्वीय बल का परिमाण क्या हो जाएगा, F इजिकल टू एम जी, क्योंकि त्वरण ग्रेविटेशनल पुल के उसमें आ रहा है, और जो गुरुत्वीय जो फोर्स है जो एक ग्रेविटेशनल फोर्स है उसको हम जी से निर्देशित करते हैं। तो अब हम लोग जब एक्सीलरेशन की बात कर रहे हैं, त्वरण की बात कर रहे हैं, तो हमारा रिलेशन F इजिकल टू एम ए है। लेकिन जब हम गुरुत्वीय बल के कारण त्वरण की बात कर रहे हैं तो हमारा रिलेशन अब बन रहा है F इजिकल टू एम जी। और ये हम लोगों ने पहले जो आपको दिखाते हैं, जो हमने इससे पहले वाले सेशन में रिलेशन देखा था, F इजिकल टू जी एम इंटू एम अपॉन डी स्क्वायर, ये रिलेशन देखा था, ठीक है। तो अब हम लोग जो हमने F इजिकल टू जी एम इंटू एम डी स्क्वायर का रिलेशन देखा था, तो अब उस F की जगह हम mg लिख सकते हैं। तो हमारा
अब रिलेशन बन गया mg इज इक्वल टू जी m इंटू एम अपॉन डी स्क्वायर। अब यहाँ देखते हैं ये m कैंसिल हो गया, तो हमारा रिलेशन बना g इज इक्वल टू जी m अपॉन डी स्क्वायर, जहाँ m पृथ्वी का द्रव्यमान है, d वस्तु की वो वस्तु और जो पृथ्वी की दूरी है, ठीक है, और ये g कांस्टेंट है। तो इसको देखते हैं कि अगर हम ये मान लें कि एक वस्तु पृथ्वी पर या इसकी सतह के पास है, तो इसका जो पृथ्वी की जो सतह उसके पास है, तो जो ये जो दूरी d पृथ्वी की त्रिज्या r के बराबर होगी। तो इसको आप ये देखें कि अगर ये पृथ्वी है, ठीक है, और कोई वस्तु यहाँ पर है, तो इस वस्तु की दूरी हम कैसे नापेंगे? और जो ग्रेविटेशनल पुल है वो सेंटर में से आता है, पृथ्वी का जो सेंटर है, तो हम सेंटर से ही उसकी अगर दूरी ले रहे हैं, तो ये सर्कल है और हम सेंटर से ग्रेविटेशनल पुल मान रहे हैं, और वस्तु यहाँ पर है, तो वस्तु की दूरी क्या होगी? जो पृथ्वी का हमारा रेडियस है, त्रिज्या है, वो उसके बराबर होगी। तो इस प्रकार हम देखते हैं जो हमारा ये ऊपर रिलेशन था, इसको देखिए, mg इज इक्वल टू जी m इंटू एम अपॉन डी स्क्वायर, उसकी जगह हम लिख सकते हैं mg इज इक्वल टू जी m इंटू एम, और जो डिस्टेंस है वो हम पृथ्वी की त्रिज्या को मान सकते हैं, ठीक है। सो ये डी स्क्वायर है, तो हमने आर स्क्वायर कर रहा, तो अब हमें एक और रिलेशन मिल गया, एम एम कैंसिल करा, g इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। ये तब है जब जो वस्तु है वो बिल्कुल पृथ्वी की सतह पर हो, ठीक है। अब जो पृथ्वी है ये एक पूर्ण गोला नहीं है, तो जो पृथ्वी की त्रिज्या ध्रुवों से विषुवत वृत्त की ओर जाने पर वो बढ़ती है। तो यहाँ पे हम पूरा एक उसको क्या कहते हैं, हम ये ओवल सा एक मानते हैं, हम उसको वो स्फीयर मानते हैं, हम उसको सर्कल नहीं मानते हैं। सो इसलिए क्या होता है, जी का मान ध्रुवों पर विषुवत वृत्त की अपेक्षा अधिक होता है। तो अधिकांश गणनाओं के लिए पृथ्वी की सतह पर या इसके पास जी के मान को लगभग हम स्थिर मान सकते हैं, लेकिन पृथ्वी से दूर की वस्तुओं के लिए पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण त्वरण हम जो है वो जो आपकी त्वरण है, वो जो हमारी समीकरण ये है, इससे कैलकुलेट कर सकते। इसका क्या अर्थ हुआ? तो देखिए, अगर पृथ्वी की सतह पे है कोई वस्तु, तब तो हम उसका गणना हम इस फॉर्मूले से करेंगे, लेकिन अगर पृथ्वी की सतह पर नहीं और उससे थोड़ी दूरी पर है और फिर उस पे क्या गुरुत्वीय बल लग रहा है, उसको कैलकुलेट करने के लिए फिर हम डिस्टेंस लेंगे, हम पृथ्वी की त्रिज्या को कंसीडर नहीं करेंगे। ये यहाँ पे आपको मेन बात समझनी है। और यहाँ पे जो ये जो गुरुत्वीय त्वरण जी के मान का परिकलन कैसे करा, तो इसके लिए हमने ये माना है, ये जो हमारी जो ये समीकरण थी, g इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर, इसमें हमने ये माना कि g नियतांक का वैल्यू हमें मालूम है, जो हमने ऊपर देख ली थी, पृथ्वी का द्रव्यमान इतना है और पृथ्वी की त्रिज्या ये है। इस फॉर्मूले में हमने ये सारी वैल्यू रखी और जब कैलकुलेट करा तो हमें g का मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मिला। और ये जो है ये कांस्टेंट वैल्यू है, तो कहीं भी अगर आपको g की वैल्यू लिखनी हो आप 9.8 लिख सकते हैं। बहुत सी जगह आपको न्यूमेरिकल्स में वो कह देते हैं कि आप 10 भी लिख सकते हैं, तो अगर आपको वहां लिखा है आपके क्वेश्चन में कि g की वैल्यू 10 रखें तो आप 10 रखें, नहीं तो अगर g की वैल्यू नहीं दे रखी है तो आप 9.8 रख सकते हैं। दूसरी आज हम एक और चीज देख रहे हैं कि पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के प्रभाव में वस्तुओं की गति किस प्रकार, जब गुरुत्वीय बल लग रहा है तो वस्तुओं की गति पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, ये समझते हैं। तो हम ये इसको समझने के लिए
कि क्या सभी वस्तुएं खोखली या ठोस, बड़ी या छोटी, किसी ऊंचाई से समान दर से गिरेंगी? तो इसके लिए हम एक क्रियाकलाप करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, कागज की एक शीट तथा एक पत्थर लीजिए और दोनों को किसी इमारत की पहली मंजिल से एक साथ गिराइए। फिर हम ये देखते हैं कि क्या दोनों धरती पर एक साथ पहुंचती हैं? बताइए। तो हम क्या देखते हैं कि पत्थर जल्दी पहुंच जाता है, कागज थोड़ी देर में गिरता है। तो इसका कारण क्या है? तो इसमें तो ऐसा वायु के प्रतिरोध के कारण होता है, क्योंकि जब हम एक ऊंची इमारत से नीचे फेंक रहे हैं किसी चीज को, तो वो एक जो एटमॉस्फेरिक एयर है उसके वो दोनों चीजें कांटेक्ट में आती हैं। तो गिरती हुई गतिशील वस्तुओं पर घर्षण के कारण वायु प्रतिरोध लगाती है। तो कागज पर लगने वाला वायु का प्रतिरोध पत्थर पर लगने वाले प्रतिरोध से वो अधिक होता है। और यदि हम कांच के जार में करें तो जिसमें से हवा निकाल दी जाए, तो हम ये देखेंगे कि कागज तथा पत्थर एक ही दर से नीचे गिरते हैं। तो क्योंकि कागज एक हल्की है, पत्थर जो है उसका द्रव्यमान ज्यादा है, कागज का कम है, तो वायु का प्रतिरोध उस पर ज्यादा लगता है। और जो जिसका द्रव्यमान ज्यादा है, जैसे पत्थर, उस पे जो वायु का प्रतिरोध वो कम लगता है। तो लेकिन यही बात आपको कही है कि अगर एयर नहीं है, एक हमने वैक्यूम क्रिएट करा है, तब हम देखेंगे दोनों समान समय पर वो नीचे गिरते हैं। तो और जो हमने फ्री फॉल जैसा पहले पढ़ा था, तो ये हम जानते हैं कि जब मुक्त पतन में वस्तु जो है वो एक त्वरण का अनुभव करती है, और उसी त्वरण को हमने गुरुत्वीय त्वरण माना, जिसकी वैल्यू हमने स्मॉल जी से दिखाई है। तो यहाँ पे जो आपकी ये जो समीकरण है, ये है G इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। तो इस समीकरण द्वारा हम वस्तु द्वारा अनुभव किए जाने वाला ये त्वरण इसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। तो हम ये देखते हैं कि वो उसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। तो इससे हम ये निकालते हैं कि इसका क्या अर्थ हुआ, कि चाहे कोई खोखली या ठोस हो, बड़ी या छोटी, एक ही दर से नीचे गिरनी चाहिए। बच्चों, इसमें हम एक चीज और आपको समझाना चाहते हैं कि जैसे जब हम ये देखते हैं, ये जो हमें रिलेशन मिला था G इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर, तो हमने ये देखा था कि जो एक ज्यादा द्रव्यमान का वस्तु है, उसका मास एक कंसिडर हम कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारे जब हमने कैलकुलेशन कर रहा था, तो जो छोटी एक आपका पिंड है, उसका मास हम नेग्लिजिबल मान सकते हैं। सो इस अगर हम इस फॉर्मूले को लेकर चलें, तो तब हमारा एक गणना ये जाती है कि चाहे वो मुक्त पतन में कोई भी किसी प्रकार की वस्तु हो, वो सब एक समय में नीचे गिरनी चाहिए, क्योंकि उनमें वैसा ही एक त्वरण या कहीं गुरुत्वीय बल लगता है। लेकिन हमने अभी ऊपर जो देखा था, तो कागज और पत्थर में हमने एक देखा कि पत्थर जल्दी गिर रहा है, कागज थोड़ा देर से। तो मेन जो ये जो एक हमें टाइम डिफरेंस देखने को मिल रहा है, ये गुरुत्वीय बल अलग अलग लग रहा है दोनों पे, ऐसा नहीं है। वो टाइम जो डिफरेंस मिल रहा है कि पेपर थोड़ा देर से आ रहा है, वो कारण है कि जो उस पर एक घर्षण बल लग रहा है, जो हवा से उसका प्रतिरोध कर रही है, उस कारण हो रहा है। तो इसको ये जो जैसा इसमें आपका लिखा है कि इसका यही अर्थ हुआ कि जो कोई भी किसी प्रकार भी कोई वस्तु हो, वो एक ही दर से नीचे गिरनी चाहिए। लेकिन हमने जब एक पूरा एक्सपेरिमेंट करा, तो हमने देखा वो एक दर से नीचे नहीं गिर रही है। और एक कहानी ये भी है कि इसको पुष्टि
करने के लिए गैलीलियो ने क्या करा, जो इटली में पीसा की मीनार है ना, वो थोड़ी झुकी हुई सी है, तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने विभिन्न वस्तुओं को गिराया कि जब वो नीचे गिर रही है तो हर वस्तु क्या सेम समय पहुंच रही है या अलग समय पर वो धरती को टच करती है। तो इस प्रकार ये कहानियां हैं कि कैसे कैसे लोग अपना जो थ्योरीज हैं वो उनको प्रूव करना चाहते थे। तो जो दूसरी जो चीज है कि यहाँ पे हम ये देखते हैं कि जो पृथ्वी के निकट जो जो जी का मान है वो स्थिर रहता है, जो अभी हमने 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर देखा था। तो इस कारण हम ये कह सकते हैं कि एक समान त्वरित गति के जितने भी हमने समीकरण पढ़े थे, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, ये जो हमने समीकरण पढ़ी थी, तो इसमें हम त्वरण ए के स्थान पर हम जी भी रख सकते हैं, क्योंकि जो हमने ऊपर ये चीज समझ ली है कि जो ग्रेविटेशनल पुल है वो ही एक त्वरण क्रिएट कर रहा है। तो इसका अर्थ है कि आपका जो त्वरण है और जो आपका गुरुत्वीय बल लग रहा है वो समान है, उतना ही लग रहा है, वो त्वरण क्रिएट हो रहा है जितना गुरुत्वीय बल है। तो हम ये जब कोई वस्तु गिर रही है, कितने समय में गिरेगी, उसकी स्पीड में क्या डिफरेंस होगा, कितना डिस्टेंस का है, ये सब जानने के लिए अगर हम ये इक्वेशन का यूज कर सकते हैं और ए की जगह हम जी की वैल्यू रख सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे वही है कि हमारा u और जो v है वो हमारा प्रारंभिक और अंतिम वेग को वो दिखाता है। और यहाँ पे ये जो जब हम इन समीकरणों का उपयोग करते समय यदि त्वरण a वेग की दिशा में अर्थात गति की दिशा में है तब हम इसको धनात्मक लेंगे, लेकिन अगर वेग आपका गति की दिशा के विपरीत है तो अब हम इसको ऋणात्मक लेंगे। जैसे आपका यहाँ पे ये एक कुछ न्यूमेरिकल्स हैं कि एक कार किसी कगार से गिरकर 0.5 सेकंड में धरती पर आ गिरती है। परिकलन में सरलता के लिए जी का मान आप 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले सकते हैं। जैसा मैंने आपको कहा था, अगर आपको जी का मान 10 दे रखा है तो आप उसको रख सकते हैं। तो आपको ये निकालना है धरती पर टकराते समय कार की चाल क्या होगी। तो यहाँ पे चाल निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, v इज इक्वल टू 80 रखेंगे। तो और फिर आप a की जगह हम वही g की वैल्यू रखेंगे, क्योंकि हम क्या है ये हम पता लगा रहे हैं कि जब कोई चीज गिर रही है तो जहां हम गिरने की बात कर रहे हैं तो हम त्वरण नहीं, हम g की वैल्यू रखेंगे। तो वो हमारी आ गई 10 और टाइम 0.5 है तो चाल उसकी 5 मीटर पर सेकंड होगी। फिर है कि 0.5 सेकंड के दौरान इसकी औसत चाल क्या होगी। तो इसको निकालने के लिए, औसत चाल को निकालने के लिए u प्लस वी अपॉन 2, औसत जब हम निकालते हैं जो वैल्यू होती है उनको ऐड कर देते हैं और जितनी वैल्यूज ऐड कर रहे होते हैं उतने ही नंबर से डिवाइड कर देते हैं। तो ये हमारी औसत चाल आ गई और तय की गई दूरी एस इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर। तो हाफ, और ये क्योंकि हम ये गिरने वाली वस्तु का कर रहे हैं तो ए का मान हम 10 रखेंगे, टाइम हमें दे रखा है, आ गया हमारे पास आंसर। दूसरा देखते हैं, एक वस्तु को ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर फेंका जाता है और ये 10 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचती है। परिकलन कीजिए वस्तु कितने वेग से ऊपर फेंकी गई तथा वस्तु द्वारा उच्चतम बिंदु तक पहुंचने में लिया गया समय। तो यहाँ पे अब हमें क्या निकालना है, वस्तु कितने वेग से ऊपर फेंकी गई। तो हमें हमारा जो वो इक्वेशन है वो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो हमें फाइनल तो जो है वो तो हमें निकाल, या वो ऊपर फेंकी गई, अब हम उसको स्थिर मान रहे हैं तो उसका तो जो बाद की वेलोसिटी है वो 0, यू स्क्वायर निकालना है। और बस यहाँ पे क्योंकि हमें जो ये 9.8 है, हमें 10 नहीं दिया गया है तो हम g की वैल्यू 9.8 रखेंगे
और क्योंकि हम ये जानते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल तो नीचे लगता है और हम उसको गुरुत्वाकर्षण बल के अपोजिट फेंक रहे हैं, तो हम उसकी वैल्यू जो है वो -9.8 रखेंगे और जो दूरी है वो 10 मीटर है। बस अब आप उसको कैलकुलेट कर लेंगे। और उच्चतम बिंदु तक पहुंचने में लिया गया समय, तो उसको v इज इक्वल टू यू प्लस 80, फाइनल वेलोसिटी 0, u हमें 14 हमने रख दी है और a वही -8 और t कैलकुलेट कर लेंगे। तो इस प्रकार आपके जो न्यूमेरिकल्स आएंगे तो इसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर कोई चीज का ऊपर फेंकी गई है तो जो आप ए या हम कहें जी की वैल्यू जो आप लेंगे वो आप माइनस में रखेंगे, अगर वो नीचे आ रही है तो आप उसकी वैल्यू प्लस में रखेंगे। तो आज जो पढ़ा इसके नोट्स देख लेते हैं। तो मुक्त पतन की बात करें, जब कोई वस्तु पृथ्वी पर गिरती है त्वरण कार्य करता है। यह त्वरण पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण होता है, इसलिए इस त्वरण को हम गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। इसको जी से निर्देशित करते हैं, मात्रक है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको स्लाइड में दिखाए, और ये ही एक बहुत बड़ा एक पॉइंट है जिसमें बच्चे काफी कंफ्यूज करते हैं। तो ये ध्यान रखें कि जब हम एक मुक्त पतन की बात कर रहे हैं, कोई चीज गिर रही है या उसको हम गुरुत्वाकर्षण के अपोजिट ऊपर फेंक रहे हैं, तो वहां पे हम वो जो त्वरण हो रहा है वो गुरुत्वीय जो बल है उसके कारण हो रहा है, इसलिए हम वैल्यू जी लेते हैं और उसका मान है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अगले सेशन में फिर मिलते हैं। बाय।